आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और अच्छे लेवल के फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल टैब के अंदर। सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम के बाद अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप अपनी गाड़ी की ईएमआई घर पे बैठ के खुद से निकाल सकते हैं। आप अपने घर की लोन की किस्त घर पे बैठ के खुद से निकाल सकते हैं कि कितने की किस्त है। अक्सर क्या होता है कि हम बैंक में जाते हैं और बैंक वाला हमें ईएमआई बताता है और हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा और इतनी आपकी ईएमआई बनेगी। कई बारी आपके साथ धोखाधड़ी भी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लिया जा रहा होता है लेकिन आपको कम बताया जाता है। अब उस चीज को आप कैसे एक्सेल में चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। आइए समझते हैं। दोस्तों, बैंक का इंटरेस्ट जब निकाला जाता है तो उसमें जो परसेंटेज होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर लगाई जाती है, ना कि वहां पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। आप जैसे जैसे ईएमआई चुकाते जाते हैं आपकी प्रिंसिपल वैल्यू घटती जाती है और उस घटी हुई प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया जाता है, लेकिन हर आदमी को उस फॉर्मूला की नॉलेज नहीं होती और वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक्सेल में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है जिसका हम अभी यूज करने वाले हैं। आइए समझते हैं इस फॉर्मूला को कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें ये प्रिंसिपल वैल्यू है जितना आपने लोन लिया। तो ये जो प्रिंसिपल है ये वो अमाउंट है जो हमने लोन लिया है। दूसरा दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो वैल्यू है जितना हमें एनुअल ब्याज देना पड़ रहा है, यानी 12% का हमें सालाना ब्याज देना पड़ रहा है जो भी लोन हमने लिया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी 60 इंस्टॉलमेंट मैंने लिए हैं क्योंकि ये 5 साल का लोन है। तो 12 पंजे 60, 12 फाइदा 60, एक साल में हम 12 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मेरे पास 60 है अगर 5 साल का लोन है तो इस डाटा के बेसिस पर मुझे अपनी ईएमआई निकालनी है। अब मुझे ये चेक करना है क्या बैंक ने जो मुझे ईएमआई बताई क्या वो सही है। अगर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं और आपने अपने कस्टमर को ईएमआई बतानी है तो वो आप इस तरह से बता सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस में आपने कस्टमर्स की ईएमआई बना दी है और ईएमआई पर पैसा लेना चाहते हैं आप उनसे, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यानी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, आप अलग अलग सिनेरियोज में इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें पीएमटी निकालना है। पीएमटी होता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये अलग अलग वैल्यूज को निकालने के लिए हैं। जैसे अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज दी गई हैं और आपको पीवी निकालना है तो आप पीवी का फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरह से अगर आपके पास ये दिया हुआ है और उसके बाद ये दी हुई है और आपको रेट निकालना है तो रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, ये दी गई है, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है, यानी कितने साल तक आपका लोन चलेगा, आपको वो निकालना है। तो आप एनपीईआर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी हम पीएमटी लगा रहे हैं। यहां पर आपको लिखना है पीएमटी। आप चाहें तो फॉर्मूला टैब में जाके आप यहां से फाइनेंशियल्स में पीएमटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, काम वहां पर भी वही होना है। तो हम यहां पर सिंपली इज इक्वल टू पीएमटी टाइप करने वाले हैं। पीएमटी टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप देखिए ये 4 तरह की वैल्यूज का इनपुट मांग रहा है। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। जब आप कोई एक्सेल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने उसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं वो नीचे आपको दिख जाएगा। जैसे इसमें आपको सबसे पहले रेट का आर्ग्यूमेंट पास करना है, उसके बाद एनपीईआर, फिर पीवी, ये तीनों आपको पास करने हैं। इन दो को आपको पास नहीं करना है अभी, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इतने डाटा पे ही काम करेंगे। जिस जिस आर्ग्यूमेंट पे ब्रैकेट लगा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं होते, ऑप्शनल होते हैं। लेकिन जिस आर्ग्यूमेंट पे ब्रैकेट नहीं है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं। तो आप अब देखना सीख गए होंगे कि ये और ये, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो यानी ये कंपलसरी आर्ग्यूमेंट नहीं है, हम इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको रेट लेना है। ध्यान रहे रेट जो है वो हमेशा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कि हर 6 महीने के बाद ईएमआई ड्यू होती है, आपकी एक साल में 2 ईएमआई जानी है और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर केस थोड़ा अलग है। यहां पर एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट जानी है, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है। आप देखें
ये मैंने एक वैल्यू ली है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन अ ईयर 12। तो आपको सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना है 12 से। हम नॉर्मली यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कई बार क्या होता है, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसा अभी आप देख रहे हैं। तो उस केस में सबसे आसान तरीका यही है कि एक बार कर्सर से यहाँ पर क्लिक कर दें और उसके बाद लेफ्ट एरो प्रेस कर दें, तो ऑटोमेटिकली C4 यानी इसके सामने वाला जो है सेल सिलेक्ट हो जाएगा। हमें C2 को C4 से डिवाइड करना है, यानी 12% को 12 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करना है। 1% आ जाएगा, लेकिन मैन्युअली इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मूला लगाने के जो नियम हैं उनको हमें सही ढंग से फॉलो करना चाहिए। एक भी वैल्यू मैनुअल डाल दी तो फिर वो मैनुअल का पछड़ा पड़ा रहेगा। उससे क्या है कि कल को अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो उसका आपके आउटपुट पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां पर अगर मैंने अभी से ही C4 को सिलेक्ट कर लिया तो मैं C4 की वैल्यू जब भी चेंज करूंगा तो मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद कोमा पास करना है। कोमा पास करने के बाद आपको NPER लेना है। NPER होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी टोटल कितनी किस्तें बनाई जाएंगी। यहाँ पर 5 साल का लोन है और 12 किस्तें 1 साल में हैं, तो 60 इंस्टॉलमेंट टोटल है। उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू यानी टोटल लोन कितने का लिया गया है। जरूरी नहीं है कि कितने का लिया गया है, अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में कितनी वैल्यू आउटस्टैंडिंग है। अगर हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, आज की डेट में हमें कैलकुलेट करना है कि इतना अभी लोन और आउटस्टैंडिंग है और इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और इतनी किस्तें हमें और देनी है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम यही देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज टेकन एज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू को ही प्रेजेंट वैल्यू अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि हमें लोन की टोटल ड्यूरेशन का ही EMI निकालना है। इतना करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। जो आपका इंस्टॉलमेंट है उस पे हमेशा माइनस का साइन लगा आएगा, क्योंकि ये पैसा आपको देना है, ये पैसा आपके पास आया है और ये आपको चुकाना है। तो आपका जो PMT है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। उस नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए आप PMT से पहले फॉर्मूला में ही माइनस लगा देंगे, तो ये प्लस की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो यानी 5 लाख का लोन है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60 है, और अगर साल में 12 इस किस्तें हमने देनी है तो EMI 11,122 रुपए की हमें भरनी है। आइए इसके बाद जान लेते हैं दो जो रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका क्या मतलब है। अगर आप चाहते हैं कि ये लोन पूरा खत्म होने के बाद यानी 60 किस्तें पे करने के बाद भी 5,000 रुपए आपके बचे रहें, यानी आप टोटल 5 लाख नहीं 4,95,000 रुपए चुका रहे हैं और 5,000 आप लास्ट में आप चाह रहे हैं कि इतने बचे रहे, या बैंक ने आपसे ऐसा कहा है कि ये किस्तें देने के बाद लास्ट में आपके 5,000 रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा जो आपको अलग से पे करना होगा, या आप उसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तब आप अपने फॉर्मूले में फ्यूचर वैल्यू का जो आर्ग्यूमेंट है उसको ऐड करेंगे। फ्यूचर वैल्यू में आप वो अमाउंट डालेंगे जो ये सब इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी जो अमाउंट बैलेंस रहने वाला है। जैसे 5,000 अभी मैंने बात की, आप इस अमाउंट को मैनुअल डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अगर किसी पर्टिकुलर सेल में इस अमाउंट को डाल लें तो वो ज्यादा अच्छा है, वो एक बेहतर अप्रोच है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डायरेक्टली ही यहाँ पर डाल के आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने फ्यूचर वैल्यू में 5,000 डाला है, उसके बाद कोमा डालेंगे। ये दोनों ही फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रहे। आप इन दोनों में से किसी एक को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू वाली स्किप करनी है तो आप इस तरह से एक एक्स्ट्रा कोमा लगा के इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद टाइप में आपको सिलेक्ट करना होता है। टाइप हमारी 2 प्रकार की होती है। अगर आप फॉर्मूला बार में एडिट करेंगे तो आपको टाइप में क्या सिलेक्शन करना है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें 0 और 1 ही पास किया जाता है। जैसे ही मैंने 0 पास किया है तो आप देखें ये 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है एंड ऑफ द पीरियड और दूसरा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अक्सर बैंक आपको इन चीजों पर कंफ्यूज करता है, जिसमें थोड़ा बहुत वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। एंड ऑफ द पीरियड होता है कि आपका लोन मान लीजिए आज स्टार्ट हुआ तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 1 महीने के बाद जाके ड्यू होगी, वो होता है एंड ऑफ द पीरियड। और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है आपका लोन आज स्टार्ट हुआ और आज ही पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। अगली इंस्टॉलमेंट तो 1 महीने बाद आएगी, लेकिन अगली इंस्टॉलमेंट जो 1 महीने के बाद आ रही है वो अब पहली नहीं दूसरी इंस्टॉलमेंट है।
तो वो होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली सभी लोन्स में एंड ऑफ द पीरियड की ही कैलकुलेशन होती है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर कोई लोन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ही ईएमआई काट रहा है, अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ईएमआई डिडक्ट होती है, उसका प्रोसेस ये होता है कि मान लीजिए 5 लाख का लोन उन्होंने आपको दिया और उन्होंने एक ईएमआई का पैसा काट कर ही आपको लोन दिया। अब मान लीजिए 11,000 की ईएमआई बन रही है, तो आपके अकाउंट में 5 लाख माइनस 11,000 यानी 4,99,000 आपको, यानी 4,89,000 रुपीज आपको पेमेंट डिस्बर्स होगी। लेकिन आप इस चीज को मिक्स मत कीजिएगा, बैंक से जरूर ये चीज कंसल्ट कीजिए कि क्या ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का पैसा कटा है या ईएमआई एंड ऑफ द पीरियड है। कई बारी ऐसा भी होता है कि आपने 5 लाख का लोन लिया और आपको पैसा 10-12 हजार रुपए कट के मिला। वो इसलिए बिकॉज कुछ बैंक्स पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस लगा देते हैं, 1 से 2% का कई बारी पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगा दिया जाता है, तो उसका भी पैसा काट लिया जाता है। तो कभी मिक्स मत करें, हमेशा कंफर्म करें। लेकिन यहाँ 2 सिनेरियोज हैं, पहला है एंड ऑफ द पीरियड, दूसरा है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो आप 1 लिखेंगे, अगर एंड ऑफ द पीरियड है तो आप 0 लिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एज्यूम कर रहा हूं। आप देखें ये थोड़ा सा ईएमआई में डिफरेंस आ गया है। 5,000 हमारी रेजिडुअल वैल्यू बन रही है, जो कि पूरा लोन क्लियर होने के बावजूद भी बचे रहेंगे। अब आपको कैसे विश्वास हो कि ये 5,000 रुपए लास्ट में बच रहे हैं? आइए मैं रिवर्स फॉर्मूला लगा कर दिखाता हूं। अभी हमारे पास ये वैल्यू मिसिंग थी, अब हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू मिसिंग है। अब मुझे देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कितना पे हुआ, तो मैं यहां पर पीवी निकालूंगा इज इक्वल टू, अब रेट ले लेते हैं वही डिवाइडेड बाय 12 कोमा एनपीईआर, ये कोमा पीएमटी, अब ये हमारा पीएमटी है, कोमा अगर फ्यूचर वैल्यू कुछ भी नहीं आप एज्यूम कर रहे, अभी मुझे चेक करना है कि क्या वाकई में 5,000 रुपए बच रहे हैं, तो मैं एक कोमा एक्स्ट्रा लगा के आगे जो आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर रहा हूं 1 सप्लाई कर रहा हूं। लेकिन यहां पर रिजल्ट कुछ गलत आया है। वो गलत क्यों आया है? बिकॉज एक रूल है कि जब भी आप इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट करेंगे यानी पीएमटी को सिलेक्ट करेंगे, तब आप उसके साथ माइनस जरूर लगाएंगे। या तो मैं यहां पर इस माइनस को हटा दूं, वो माइनस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट 11,072 रुपए आ गया है। अगर हम चाहते हैं कि लास्ट में 5,000 रुपए बच जाएं, ये बच जाएं एक्चुअली पॉजिटिव अमाउंट है, यानी इतना हम एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर चुके हैं। अभी देखिए ये 5,000 को अगर मैं 0 कर देता हूं तो वैल्यू पहले से कम हो रही है, यानी 11,012 आ गई है, और 5,000 डालने के बाद ये 11,072 हो जाती है, यानी 5,000 रुपए हम एक्स्ट्रा डिपॉजिट करा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतना लोन बचा रहे यानी हमारी लायबिलिटी बची रहे, उसके लिए आप -5,000 लगाएंगे। तो देखिए छोटा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो डेफिनेटली लास्ट में आपके पास लायबिलिटी बची रहेगी। अदरवाइज इस केस में जो 5,000 थे ये असेट थे आपके, यानी आप 5 लाख का लोन चुकाकर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट करा चुके हैं। आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट को चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अलग से। उसके लिए आप सिंपली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, एफवी फ्यूचर वैल्यू है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 करेंगे इसको, कोमा एनपीईआर को लेंगे, कोमा पीएमटी को लेंगे, कोमा प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और कोमा टाइप 1 लेंगे। अब देखिए 5,000 आ गया, ये फ्यूचर वैल्यू है, यानी इतना हमारा डिपॉजिट लास्ट में बचा हुआ है।